उत्तराखंड में 23 से 27 अगस्त तक होगा विधानसभा सत्र। चुनावी साल में हंगामेदार रहने के आसार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ग्रहण किया पदभार। बोले, गोंद की तरह सबको जोड़ने का काम करूंगा। उत्तराखंड में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। बिजली कटने से लोग परेशान। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर, सड़कें जलमग्न। काशीपुर में पीड़ित ने मामा भांजे पर लगाया आरोप। दहेज की मांग पूरी न होने पर धमकी। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा, राजस्व, वित्त विभाग समेत कई विभागों के 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में फैसला लिया गया 2 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक स्कूल कोरोना काल में मार्च 2020 से बंद हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया, उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को 3 माह का वेतन देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, 2 अगस्त से स्कूल खुलने का निर्णय लिया जा रहा है उत्तराखंड में, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल हिना, उत्तराखंड में काफी लंबे समय से स्कूल बंद है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार का फैसला लिया गया था कि कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, वो सभी को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब कैबिनेट में बैठक हुई और बैठक में 2 अगस्त से प्रदेश के सभी कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल को खोले जाने का निर्णय लिया है। हालांकि लगातार ही कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ये खोले जाएंगे। और स्कूल प्रबंधकों की बात की जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां कर ली है। हालांकि जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइन होगी, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा और कक्षा में जितने बच्चे बैठेंगे उनको कहीं ना कहीं सभी को नियमों की जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी 2 अगस्त के बाद जब स्कूल खुल जाएंगे, किस तरह से स्कूल के जो प्रबंधक है वो किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हालांकि सभी जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी है उनको भी निर्देश कर दिया जाएगा कि जल्द से जल्द ही स्कूलों का जो नियम है वो बनाया जाए, उनको निर्देशित किया जाए। जी हिना, स्कूल की अगर बात करें, बहुत जरूरी है कि स्कूल में तमाम तरीके के जो नियम हैं उनका पालन सख्ती से करवाया जाए। फिर चाहे वो बच्चों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना हो या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना या फिर सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो। स्कूलों द्वारा क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जैसे ही अब राज्य सरकार निर्देश करेगी और वहीं तमाम जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है उनके पास आदेश आ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक है उनको आदेश कर दिए जाएंगे कोई भी किसी तरह के नियमों को कतई से पालन करवाया जाए। हालांकि लगातार ही बड़ी चुनौती होती है क्योंकि बच्चों कक्षा 6 से अगर 12 तक की बात की जाए, कक्षा 6 में छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं समझाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कोविड महामारी को देखते हुए लगातार ही जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक है। ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरह से बच्चे जागरूक रहते हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका किस तरह से स्कूल संचालक हो या फिर बच्चे हो किस तरह से पालन करते हैं। हालांकि लगातार ही जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो वहां पे अभी से ही जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजेशन है वो कराया जा रहा है और जल्द ही इन्हें खोले जाने की भी तैयारियां की जा रही है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से देहरादून स्थित विधानसभा में होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए नेता सदन के तौर पर यह पहला सत्र होगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक विधायी विभाग के प्रस्ताव के तहत
सत्र 27 अगस्त तक आहूत होगा। विधानसभा सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों के प्रश्न पहले से ही आने शुरू हो गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों को सत्र के लिए प्रश्न मांगने शुरू कर दिए और इसके तहत अभी तक विधानसभा को 575 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। विधायी एवं संसदीय व्यवस्था के तहत 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का सत्र आहूत होना है। 6 सितंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने 6 माह से सत्र बुलाए जाने की बात कही थी और 23 अगस्त से बुलाए गए विधानसभा सत्र हंगामे हो सकते हैं। चुनावी साल होने की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करेगा। संजय हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में तैयारियां किस तरीके की देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल हिना, आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से देहरादून स्थित विधानसभा में होगा और प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सत्र आहूत करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि चुनावी साल होने के मद्देनजर ये सत्र हंगामेदार भी होने वाला है और विधानसभा के सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों के प्रश्न पहले से ही आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके तहत अभी तक विधानसभा में जो प्रश्न है वो भी लगातार आ रहे हैं और करीब 575 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका। यदि आप अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार आ रहे हैं तो अपनी कोविड जांच की 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लाएं। यदि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और प्रमाण पत्र है तो नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हरिद्वार आने के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारी ने मंगलवार को कोविड कर्फ्यू की एसओपी जारी कर दी है। एसओपी 6 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू होगी। सावन में कांवड़िए भी पुलिस को चकमा देकर ट्रेनों और बसों में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता है। वहीं रेलवे स्टेशन से सोमवार को 325 कांवड़िए पकड़े जाने और अहमदाबाद से अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे 6 लोगों के रैंडम सैंपलिंग को कोविड पॉजिटिव मिलने पर स्टेशन पर सख्ती कर दी गई। शासन के कोविड कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने भी हरिद्वार जिले के लिए एसओपी जारी की। एसओपी का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश जारी किए। अस्थि विसर्जन में अधिकतम 4 लोग आ सकते हैं। संजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने को अनिवार्य करना और दूसरी तरफ सख्ती से चेकिंग करना, इन तमाम चीजों पर जिला प्रशासन जो है वो ध्यान दे रहा है। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बिल्कुल हिना, लगातार ही आपको बता दें जिस तरीके से सावन का महीना है तो जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी का प्रकोप भी लगातार चल रहा है और लगातार ही राज्य सरकार बैठक कर रही है और बैठक में ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर रही है ताकि जो कोरोना महामारी है ये ना बढ़े। हालांकि लगातार ही सावन के महीने को देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्थि विसर्जन करने वालों के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार की है। उन्हें कहा है कि वो भी बिना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि लगातार ही 24 तारीख से जो सावन का महीना था वो भी शुरू हो गया था और पहले सोमवार को देखते हुए जो कांवड़िए थे वो हरिद्वार का रुख कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार ही सभी बॉर्डरों पर बना हुआ है। हालांकि इसमें हरिद्वार का चिड़ियापुर बॉर्डर हो या गुरुकुल नारसन का बॉर्डर हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो, तमाम जगह ही जो पुलिस का पहरा है वो लगातार बना हुआ है और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है। हालांकि हम अपने लाइव टुडे के दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट जरूर करा ले और कोई विशेष कार्य है तो ही आए, नहीं तो अपने घर रहकर ही शिव की पूजा करें। हालांकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है और जगह जगह बॉर्डर भी चस्पा किए हैं कि जो सावन है, सावन में हरिद्वार आने के लिए सख्त मना है। कांवड़िए चोरी छिपे रास्ते से आ रहे हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
उत्तराखंड के बेरीनाग में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने कार्यभार संभाल लिया। वहीं कार्यभार संभालने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक का आयोजन किया और जनता से जुड़े कार्यों को निवारण करने और आम जनता से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही थाना अध्यक्ष प्रताप नेगी ने लोगों से मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा। समय समय पर जारी कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की और साथ ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करने को कहा। जो चल रहा है कोविड की जानकारी के हिसाब से उन्हें मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए क्या हम जनता से अनुरोध किया जाएगा। और जो भी यातायात के संबंध में यहाँ पर इशू हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए और पार्किंग सुचारू करने के लिए या अवैध रूप से शराब बेचना या कच्ची शराब का जो सप्लायर हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप मेहरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, प्रताप सिंह नेगी ने कार्यभार संभाला है और तमाम निर्देश जो है अपने जूनियर्स को उन्होंने दिए हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, आपको बताऊं, मैं बेरीनाग थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने अपना कार्यभार यहाँ ग्रहण किया हुआ है और वो कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा यहाँ पर अपने स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करी और उनको सभी दिशा निर्देश दिए। उन्हें लोगों से भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील करी और जिस समय समय पर जारी होने वाले कोविड के नियमों का पालन करने की अपील करी और उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अवैध कार्यों को पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और कोई भी अवैध कार्य क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। रुकेंगे यहाँ ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। मुद्दा चाहे जो भी हो, आगाज से अंजाम तक हर मुद्दे की करेंगे छानबीन। देखिए बड़ी बहस शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं, जहां बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग और गौचर के बीच गलनाऊ में 2 जगहों में पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसके चलते रास्ते बंद हैं और इसके बाद NH की 2 मशीनों द्वारा मलबे को साफ किया जा रहा है। हाईवे के बंद होने से दोनों ओर जाम लग गया। वहीं लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। 10 बजे करीब गलनाऊ के पास मलबे को साफ कर वाहनों की आवाजाही के लिए हाईवे खोल दिया गया। सभी जगह सभी तहसीलें और सभी लोग अलर्ट पे रखे गए हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं। जैसे ही अगर कोई रोड बंद हो रही है या कहीं पे बिजली आदि की खराबी आ रही है
और रोड्स के लिए भी हमारे पास पूरे जनपद में 131 मशीनें एक्सकवेटर पोकलेन आदि तैनात किए गए हैं और जो कि तत्काल बंद होते उस पर खोलने का काम भी कर रहे हैं। और एसडीआरएफ की हमारी कुछ टुकड़ियाँ जोशीमठ बद्रीनाथ के साइड में, कुछ हमारी गौचर में, और एनडीआरएफ भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी, और जैसे अगर आवश्यकता हो रही है तो उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और बाकी ऑलमोस्ट स्थिति यहाँ पे सुचारू है। 2021 को जनपद चौबोली में कुल 11 मार्ग जो है बंद है, और इसमें से एक पुरांचकण गोपेश्वर का है, 3 कर्णिप्रयाग के हैं, और जो है 5 जो है इसके थराली डिवीजन के हैं, 2 पोखरी के हैं। अच्छा, सभी डिवीजनों में, जनपद के सभी डिवीजनों में जैसे भी कार्यरत हैं, और सभी मार्ग जो है समय से खुली जाते हैं। जो इंटीरियर के जो मार्ग है वो हो सकता है 1 आध दिन लेट खुलते हो, नहीं तो सेम डे खोल दिए जाते हैं। और कुछ जो है जैसे कि थराली में वाश आउट हो गया था रोडों का, वहाँ पे जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ रोड खोल भी दी गई है, उसमें जो है डाइवर्जन कर नई कटिंग करके रास्ता बना दिया है। पिछले दिनों हुई लगातार अतिवृष्टि के कारण मींगग घेरा मींग विनायक बैनौली मोटरमार्ग जगह जगह ध्वस्त होकर यातायात के लिए ठप पड़ा है। भारी बारिश ने ग्रामीणों की कृषि भूमि भी मलबे में तब्दील कर दी है, जिससे लोगों ने पीएमजीएसवाई की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सड़क तो बनी परंतु सड़क के पहाड़ी और कृषि भूमि की तरफ सुरक्षा दीवारों का निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण एक ही बारिश से पूरी सड़क तहस नहस हो गई। मींग गधेरा मींग बैनौली मोटर मार्ग है, जो पीएमजीएसवाई के द्वारा इसमें कार्य निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे जो निर्माण कार्य में लोगों के भारी जो कृषि भूमि है वो तबाह हुई है। और ये आप यहाँ पुस्ता देखेंगे तो ये पूरा नीचे जाने वाला है, जहाँ से आप नीचे पाएंगे कि आवासीय भवन हैं, लोगों की गौशालाएं हैं, लोगों के जो जानवर हैं, जो धन उनका है वो वहाँ पर रहते हैं, और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। पिछले 38 दिनों से ये रोड बंद है। 17 जून को ये सड़क जो है वो ब्लॉक हो गई थी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने संबंधित विभाग को कई बार अपना ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने निजी संबंधों के कारण हमने ठेकेदार जी से भी संपर्क किया। ठेकेदार जी कहते हैं हमने रोड हैंडओवर कर दी। हमने एनपीसीसी के इंजीनियर से बात किया, उनने कहा अभी नहीं, हमने टेक ओवर नहीं किया है। 38 दिन से ये रोड बंद पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर जैसे कि लगातार 38 दिनों से हमारी जो मींग बैनौली मोटर मार्ग सड़क है वो बिल्कुल बंद है, और लगातार ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी इस पर लगातार अमल नहीं किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क को खोला जाए, ताकि लोगों के आवागमन में, आवाजाही में लोगों को दिक्कत ना आए, क्षेत्रीय जनता परेशान ना रहे। निश्चित तौर पर हम कल थराली पहुंचकर अल्टीमेटम भी देंगे, और अगर जल्द शासन प्रशासन इस पर अपने अमल नहीं करता है, गौर नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर संपूर्ण क्षेत्रीय जनता थराली जाकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और निश्चित तौर पर हमारा विभाग से ये आग्रह भी है कि लोगों की जो कृषि भूमि है, खेत लोगों के लगातार इस बारिश, मूसलाधार बारिश जो चल रही है, उससे लोगों के लगातार खेत टूट रहे हैं। हमारे गाँव क्षेत्र के कृषकों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे विभागों से बिल्कुल अनुमोदन है, उनसे आवेदन है, निवेदन है। उत्तराखंड को वैसे देवनगरी के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में महिलाओं के सम्मान सर्वप्रथम माना जाता है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जो उत्तराखंड की परंपरा को कलंकित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया, जहां पीड़िता ने अपने पति और अपने पति के मामा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया, दहेज की मांग पूरी न होने पर मामा भांजे ने शारीरिक शोषण करना शुरू किया और मानसिक रूप से पूरा परिवार तंग करने लगा। सक्षम चौधरी से प्रेम विवाह किया था। दहशत बनाने लगे ये लोग दहेज के लिए। विपुल कुमार राणा तथा मेरा हस्बैंड सक्षम चौधरी,
ये सक्षम चौधरी और इसका मामा विपुल कुमार ये मेरा शारीरिक रूप से शोषण करते थे और ये लोग मानसिक रूप से मुझे इसके फैमिली वाले टॉर्चर करते थे हर चीज़ों के लिए। जगह मुकदमे लिखवाते हैं, झूठे मुकदमे, जिससे कि परेशान होकर मैं इनको वो कर दूं। पुलिस को जब बताया कि मेरा फ़ोन, मेरे कपड़े, मेरी स्कूटी, मेरी कार, मेरा घर का पूरा सामान, मेरी ज्वेलरी ये लोग ले गए हैं। हिना रावत जी द्वारा अपने पति के खिलाफ और पति के कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ एक मुकदमा 406 धारा के अंतर्गत रजिस्टर किया गया था, जिसमें कुछ वो भी था कि घर का सामान वगैरह इधर उधर हो गया है, तो उसमें पुलिस जांच कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी मंगलौर ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष सोनू धीमान की अध्यक्षता में गुरुकुल नारसन के मोहम्मदपुर जट में हुई, जिसमें मौजूद सभी लोगों ने जिला महामंत्री के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में तमाम जानकारियां दी गई। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया गया। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हर कार्यकर्ता को जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि ने पार्टी की रीति नीति के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने व केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया। मंडल की कार्य समिति थी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ता को बताया गया और पिछले जो कार्य संगठन द्वारा किए गए हैं उनकी समीक्षा हुई और लगातार संगठन जैसा प्रयास कर रहा है कि हर एक कार्यकर्ता सक्रिय होना चाहिए। हर मंडल स्तर पर हमारी टीम होनी चाहिए, बूथ स्तर पर हमारी संगठन की पूरी टीम होनी चाहिए। तो संगठन द्वारा लगातार जो टीम को बनाया जा रहा है, आगामी चुनाव की देखते हुए मिशन 2022 को देखते हुए तो लगातार कार्यकर्ताओं में नया जोश और ऊर्जा का संचार करना इस कार्य समिति के द्वारा किया गया। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। मंगलवार को जसपुर में आप की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप में शामिल होने वालों में क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस के कई नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं। आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने इन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई और उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है। हमारे करीब 60 लोगों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारा एक कार्यक्रम और चल रहा है, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और माननीय हमारे जो कर्नल अजय कोटियाल जी जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में हैं, उनकी तरफ से भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि हम बिजली गारंटी योजना कार्ड आज गाँव-गाँव बांट रहे हैं। मेरी तरफ से भी 6 टीमें पूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।